हेलो फ्रेंड्स, आई होप दैट यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सभी को नमस्कार। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11th, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11th के बुक का हम लोग सीरीज चला रहे हैं, जिसका ये पार्ट 3 है, जिसमें बेसिकली हम लोग चैप्टर 1 के एक टॉपिक को देखने वाले हैं, जो कि है इंडस्ट्रियल सेक्टर। और इस पार्ट 3 को भी हम लोग दो वीडियो में बांटने वाले हैं, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा। पार्ट 3 का ए, क्या पार्ट 3 का ए है, और पार्ट 3 का बी भी आएगा। तो ए और बी में हम लोग दोनों में ही इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो इस सेक्टर के विषय में देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि इंडस्ट्री क्या है। तो दिस वर्ड डिफाइंस ऑल द रिलेटेड थिंग्स विच रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक आइटम्स और सर्विस। मतलब ये जो शब्द है, किसी भी खास चीज के प्रोडक्शन से, वो कोई भी सामान हो या कोई भी सर्विस हो, उससे रिलेटेड जितने भी चीज है उसको क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री। किसी खास इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपको दिख रहा होगा, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री। रिलेटेड थिंग्स का मतलब वो कहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है उसका, वो आइटम्स हो या सर्विस हो, फिर उसमें कितने लोग और कैसे कैसे तरीके की लोग जुड़े हुए हैं, और उससे और भी चीज़ें जुड़ी हुई है, वो सारा उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री के अंडर में आएगी, और उसको मिला के हम लोग एक बोल देंगे। जैसे इस पे लिखा हुआ है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री। तो उसी तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसमें रॉ मटेरियल क्या लगता है? धागा लगता है, कॉटन हो गया, सिंथेटिक धागा से आप बना सकते हो, और भी सारा चीज। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से भी प्रोडक्शन होता है, एल्युमिनियम से रिलेटेड और भी मेटल से रिलेटेड प्रोडक्शन होता है, ठीक है। बेसिकली स्टील का भी प्रोडक्शन होता है आयरन एंड कॉयल का यूज करके। तो और इससे जितना भी रिलेटेड है, जैसे कि इस इंडस्ट्रीज के रॉ मटेरियल से रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कहाँ से इसके लिए पानी आ रही है, कहाँ पे बेसिकली प्रोड्यूस हो रहा है, या मैन्युफैक्चर हम भी लोग बोल सकते हैं कि मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग बोलेंगे कि ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। देन बॉलीवुड इंडस्ट्री, ये इंटरेस्टिंग है। जैसे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में क्या होता है, हम लोग क्या बोले, किसी भी सामान को बना रहा है या सर्विस, सर्विस यहाँ पे दे रहा है, फिल्म को दे रहा है। फिल्म को आप छू नहीं सकते हो, और ना आप उसको सूंघ सकते हो, महसूस कर सकते हो, आप देखते हो सिर्फ, ठीक है। तो ये क्या है? ये सर्विस को बनाया जा रहा है। सर्विस का बेसिकली यही एग्जांपल होता है। तो सर्विस को कैसे? तो उसमें एक्टिंग को लाया जा रहा है, ये सब रॉ मटेरियल है, एक्टिंग को लाया जा रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक को लाया जा रहा है, ठीक है। फिर प्लेबैक सिंगर उसमें गाना गाते हैं, सारा को मिला के डायलॉग्स को लाया जाता है, ये सारा को मिला के क्या बनता है? फिल्म बनता है। तो ये क्या है? इंडस्ट्रियल सेक्टर का सर्विस सेक्टर है, ठीक है, बॉलीवुड इंडस्ट्री। तो अब हम लोग जब इंडस्ट्री को समझ चुके हैं, तो आगे के टॉपिक को देखते हैं कि क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिटिकल कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, मतलब जो औद्योगिक इकाई है भारत की, उसका दयनीय स्थिति। एज इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर, सो ऑल्सो इन मैन्युफैक्चरिंग। मतलब कि जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं, नहीं देखे हैं तो देखिए जाकर। एग्रीकल्चर का दयनीय स्थिति था, उसी तरीके से ब्रिटिश इंडिया के समय, खास बात ध्यान रखने वाला ये है कि हम लोग जितने भी बात कर रहे हैं वो ब्रिटिश इंडिया के समय की कर रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग का भी वही खास्ता हालत था। इवन एज द कंट्रीज वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइंड, यहाँ तक कि जो विश्व विख्यात हमारे यहाँ की हस्तकला की इंडस्ट्री थी, उद्योग थी, वो डिक्लाइन की। नो corresponding modern industrial waste was allowed to come up to take the pride of place so long enjoyed by the former। मतलब कि कोई भी ऐसा इनिशिएटिव या कोई भी ऐसा कदम ब्रिटिश इंडिया के द्वारा नहीं उठाया गया, जिससे कि जो फॉर्मर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का ग्लोरी था उसको फिर से रीस्टोर किया जाए, ठीक है। ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा पाया, और उसके पीछे भी उसका इंटरेस्ट था, जो कि हम लोग आगे देखेंगे कि ऐसा कोई भी कदम क्यों नहीं उठाया गया। टू मोटिव ऑफ ब्रिटिश इंडिया,
बिहाइंड डी इंडस्ट्रियलाइजिंग इंडिया। मतलब दो उसके पीछे प्रमुख कारण थे, प्रमुख उद्देश्य था डी इंडस्ट्रियलाइजिंग इंडिया को करना। ठीक है, डी इंडस्ट्रियलाइजिंग इंडिया को क्यों कर रही थी? डी इंडस्ट्रियलाइजिंग मतलब होता है जो प्रेजेंट इंडस्ट्री है उसको क्या करना, उसको उस पर ध्यान नहीं देना, या ऐसा पॉलिसी लाना जिससे वो डिक्लाइन करे। मतलब किसी तरीके से भी वहाँ के इंडस्ट्री को खराब कर देना, नए इंडस्ट्री को नहीं लगने देना, दैट इज द डी इंडस्ट्रियलाइजिंग। ठीक है, तो किस कंट्री का कर रहे थे उस समय? तो इंडिया का कर रहे थे। क्या रीजन था इसके पीछे? टू चेंज इंडिया फ्रॉम एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड हैंडीक्राफ्ट गुड्स टू एक्सपोर्टर ऑफ इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल ऑफ अपकमिंग ब्रिटिश इंडस्ट्री। तो आप जानते ही है कि एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया जिसके कारण ही अलग अलग कॉलोनीज बनाने का होड़ चला, जिससे कि वो रॉ मटेरियल्स को ले सके। क्योंकि यदि आप ब्रिटिश के ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ पे इतना मिनरल्स और जो भी आप नेचुरल रिसोर्स का बात करते हो वो बहुत कम ही पाया जाता है, लेकिन इंडस्ट्री के लिए सारा चीज ही जरूरी है। बेसिकली द रॉ मटेरियल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एनी टाइप ऑफ इंडस्ट्री। सो ब्रिटिश तलाश रही थी रॉ मटेरियल, तो उसको इस कंट्री से मिलता और उसको क्या बेचना था? यूरोप तो बहुत छोटा था, और यूरोप क्या, ब्रिटेन खुद छोटा था, तो उसको मार्केट भी चाहिए था। तो मार्केट में इंडिया बनने वाला था, जिसमें सेकंड पॉइंट है इंडिया एज अ मार्केट फॉर ब्रिटिश फिनिश गुड्स। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि भारत से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में जो बना गुड्स है वो जाता था, लेकिन अब गुड्स नहीं जाता है, रॉ मटेरियल जाता है कहाँ? ब्रिटिश इंडस्ट्री के लिए। वहां से सामान बनकर आता है और इंडियन मार्केट में फ्लरिश्ड हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि यहाँ का इंडस्ट्री जब ग्रो करते रहेगी और बाहर सामान बेचेगी और अंदर भी सामान बेचेगी तो ब्रिटिश गुड्स का डिमांड कौन करेगा? ठीक है, और उसी कारण से इंडिया मार्केट बन जाता है ब्रिटिश फिनिश गुड्स के लिए। एक और भी कारण है, ये बहुत सस्ता सामान प्रोवाइड करवा देती थी। लेकिन कैसे? ये बहुत हाई टेक्नोलॉजी, या हाई टेक्नोलॉजी नहीं बोले तो, लेकिन टेक्नोलॉजी तो यूज करती थी बड़े मात्रा में, अकॉर्डिंग टू सॉरी, यदि हम लोग इंडिया से रिलेट करके देखें तो इस कारण से इसका जो गुड्स होता था वो चीप हो जाता था। चलिए आगे देखते हैं क्या है इफेक्ट्स ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। मतलब जो हस्तलिपि उद्योग है उसको डिक्लाइन करने का क्या इफेक्ट हुआ? तो इट्स क्रिएटेड मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। मतलब एक बहुत बड़ा बेरोजगारी पैदा करने का भी कारण बना, क्योंकि इससे पहले हम लोग देखते थे कि लोग एग्रीकल्चर में 85% लोग उस समय एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। लेकिन एग्रीकल्चर एक पीरियोडिक इनकम एंड पीरियोडिक, ठीक है, पीरियोडिक इनकम और पीरियोडिक एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है। पीरियोडिक कहने का मतलब एक खास समय के लिए। ठीक है, क्योंकि अ, ये जो पूरा है मौसम का खेल है और मानसून का खेल है, तो जिस कारण से कुछ समय तक, कुछ महीना, 3-4 महीना तक के लिए लोग काम कर सकते थे। उसके बाद लोग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में क्या हो जाते थे? बिजी हो जाते थे। कुछ ऐसे भी लोग थे जो सिर्फ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पे डिपेंड करते थे, तो वो लोग क्या हुआ, इनकम तो घटा ही, साथ साथ वो अनएम्प्लॉयड हो गए उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए। एंड सेकेंड क्या है, एंड इट्स ऑल्सो क्रिएटेड न्यू कंज्यूमर मार्केट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब क्या हुआ, जब यहाँ की जो डोमेस्टिक, वी कैन से दैट डोमेस्टिक इंडस्ट्री का जब डिक्लाइन हुआ तो, लेकिन लोग तो कंज्यूम करेंगे ही, और उनको कंज्यूम करने के लिए ब्रिटिश इंडिया क्या कर दी, एक्सपोर्ट करती थी इंडियन मार्केट को, इंडियन बिजनेसमैन को, और वो लेते थे वो सामान और यहाँ पे बेचते थे, जो कि सस्ता बेसिकली पड़ता था, क्योंकि हम पहले ही बताया है कि वो टेक्नोलॉजी का यूज करके, जिसमें कि बैरबेट पावर कम लगता था और किसी भी चीज के प्रोडक्शन के कॉस्ट को घटा दिया जाता था। ठीक है, मतलब कैसे किया नए मार्केट का निर्माण? तो इसमें हम यही देख रहे हैं कि नए मार्केट का जो निर्माण है वो कैसे हुआ। तो जो घरेलू मार्केट थी, जिसको हम लोग बोले डोमेस्टिक मार्केट, वो गिर चुका था और डिमांड तो आएगा ही। दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ द चीप इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, इसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही, जिसमें कि हम लोगों ने इंडस्ट्रियल सेक्टर के कुछ भाग को देखा। अगले भाग को हम लोग पार्ट 3 के बी में देखेंगे। तब तक के लिए टाइम टू से गुड बाय। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं।